हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हमारा टारगेट कि जब तक भर्ती आए तब तक एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इस टारगेट को लेके चल रहे होंगे आप, इसी टारगेट को ध्यान में रख के आप पढ़ाई कर रहे होंगे, आई होप। तो आज हमारा टॉपिक है, जो हम PYQs कर रहे थे उसमें आज हमारा टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नताएं व सृजनात्मकता। व्यक्तिगत विभिन्नताएं व सृजनात्मकता। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं में प्रकार अलग अलग, जैसे कि प्रतिभाशाली बालक हो गए, पिछड़े बालक हो गए, मंदबुद्धि बालक हो गए, और बाल अपराधी हो गए, वंचित व लाभान्वित हो गए, तो सृजनात्मक बालक हो गए। तो इन सब के बारे में, इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पिछली भर्तियों में, उनको हम आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उससे पेपर शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है कि आदत कैसी होती है। आदत अर्जित होती है, जन्मजात होती है, या अर्जित व जन्मजात दोनों होती है। आदत अर्जित होती है, जन्मजात होती है, या अर्जित व जन्मजात दोनों होती है। तो वो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कृत्य औपचारिक कृत्य के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सा कृत्य औपचारिक कृत्य के अंतर्गत आता है। तो जुआ खेलना, दिवा स्वप्न देखना, कक्षा में नींद लेना, या गृह कार्य नहीं करना। तो इसका आंसर होगा जुआ खेलना। क्या होगा? जुआ खेलना। ये औपचारिक कृत्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया था। तो ये हेलेन पार्कहर्स्ट ने किया था। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास हेलेन पार्कहर्स्ट ने किया था। नेक्स्ट है कि किंडरगार्टन पद्धति का संस्थापक कौन था। तो किंडरगार्टन पद्धति का संस्थापक था फ्रेडरिक फ्रोबेल। अगला सवाल है अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति है। तो वो है ब्रेल लिपि। अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति है ब्रेल लिपि। नेक्स्ट है निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो वह है विकास व वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि विकास व वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। अगला सवाल है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए प्रायोजना पद्धति के निर्माता थे। तो प्रायोजना पद्धति के निर्माता था किलपेट्रिक। कौन थे? किलपेट्रिक। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, वे विद्यार्थी सृजनात्मक विद्यार्थी की श्रेणी में आता है। अगला सवाल है सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। यानी कि जो मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होते हैं उसमें बच्चों की सृजनात्मकता देखने को मिलती है। बाकी जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उनमें सृजनात्मक बच्चे अच्छा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें रटने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो मुक्त उत्तर वाले जो प्रश्न होते हैं उनमें बच्चों की सृजनात्मकता उभर के आती है। अगला सवाल है सृजनात्मक बच्चों का मूल गुण है। तो उनका मूल गुण है कि वे मौलिक चिंतन करते हैं। सृजनात्मक बच्चे मौलिक चिंतन करते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो प्रत्येक शिक्षार्थी की आंतरिक प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। यानी कि अगर आप बच्चे को प्रश्न करने के अवसर देंगे तो उसकी सृजनात्मकता है जो वो उभर के सामने आएगी। सृजनात्मकता का पोषण होता है उससे। अगला सवाल है कि सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। तो कार्य केंद्रित। सृजनात्मकता के पोषण हेतु अध्यापक को अपने स्टूडेंट्स को कार्य केंद्रित रखना चाहिए। नेक्स्ट है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है। तो पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक और मंदबुद्धि बालक, ये सभी विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वैयक्तिक विभिन्नताओं के आधार पर पार्कहर्स्ट ने बालकों के लिए शिक्षा पद्धति दी है। कौन सी? तो पार्कहर्स्ट ने दी है डाल्टन प्लान। कौन सा दिया? डाल्टन प्लान, या इसे डाल्टन विधि भी कह सकते हैं।
नेक्स्ट है, किसी बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए। तो अध्यापक को बच्चे की क्रियाओं को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए, बच्चे की क्रियाओं को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। अगला सवाल है कि निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो सृजनशीलता व परिपक्वता के बीच दूरी का संबंध होता है, ये क्वेश्चन, ये जो लाइन है ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, बच्चों में सृजनशीलता का मापन करने के लिए निम्न में से कौन सा एक परीक्षण नहीं है। तो पहाड़ी लिखना कोई सृजनशीलता का मापन नहीं कर सकते इससे आप, है ना, तो वो तो बच्चा रट के भी लिख सकता है, उसमें सृजनशीलता दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट सवाल है कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। ये विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। तो ये विकास के वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत को दर्शाता है, यानी कि उन दोनों में वैयक्तिक भिन्नता है। अगला सवाल है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है। तो बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन, ये कथन है जो उपयुक्त है, यानी कि बुद्धि के स्तर पर बालकों का कक्षा विभाजन किया जाना चाहिए ताकि उनको सबको एकदम सही शिक्षा मिल सके उनकी बुद्धि के अकॉर्डिंग। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं है। तो लिंग में विभिन्नता, ये व्यक्तिगत भिन्नता का प्रतीक नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है। तो निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग छात्रों के वर्गीकरण में, किसमें, छात्रों के वर्गीकरण में। इनमें से कौन सा कृत्य बाल अपराध नहीं है। तो अध्यापकों का अभिवादन नहीं करना, ये बाल अपराध नहीं दर्शाता है। बाकी नशा करना, कक्षा से भाग जाना और झूठ बोलना, ये बाल अपराध की श्रेणी में आते हैं। अगला सवाल है कि एक बालक जो गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में सामान्य है जबकि गणित में बहुत निम्न उपलब्धि रखता है, ऐसे बालक को निम्न में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है। तो ऐसे बालक को पिछड़े बालक की श्रेणी में रखा जा सकता है। अगला सवाल है कि बालकों में प्रभावी अधिगम हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे कम महत्व रखता है। तो अधिगम का दार्शनिक आधार ये सबसे कम महत्व रखता है। बाकी अधिगम का शारीरिक आधार, अधिगम के अभिप्रेरणात्मक आधार और अधिगम के बौद्धिक आधार, ये तीनों ही बालकों के प्रभावी अधिगम हेतु महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त है। तो है सहकारी अधिगम। जो सहकारी अधिगम होता है वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए व्यू रचना है, अधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान निष्पादन परीक्षणों द्वारा कठिन मानी जाती है, इसका उपयुक्त कारण किस विकल्प में दिया गया है। तो इसका उपयुक्त कारण है जो विकल्प ए में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि निष्पादन मापन से पढ़ाई में पिछड़े हुए बालक को नहीं पहचान सकते। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है। तो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक है कि उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाए, उन्हें विशिष्ट योग्यता हेतु विशेष अवसर दिए जाए। अगला सवाल है कि एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता रहता है, वह शिक्षकों व सहपाठियों से तर्क वितर्क करता होता है तो वह प्रतिभाशाली बालक होता है। कैसा, प्रतिभाशाली बालक। अगला सवाल है कि एक शिक्षिका अपने कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि जांचना चाहती है, उसे अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए। अगला सवाल है कि बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। तो तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा दी गई है, यानी कि जब बच्चा सवाल पूछे उसी समय उसका आंसर दीजिए, तो उसकी जिज्ञासा शांत होगी। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दूसरों के साथ झगड़ना, दूसरों के साथ झगड़ा करना ये कोई प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। नेक्स्ट है, बाल अपराध का कारण है। तो माता पिता में अनबन रहना, ये भी बाल अपराध का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो अध्यापक को टोली शिक्षण करवाना चाहिए, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए और अतिरिक्त ध्यान व शिक्षण देना चाहिए। तो इनमें से सभी। नेक्स्ट है कि जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालक से निम्न रहती हैं कहलाते हैं, तो वो पिछड़े बालक कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे हैं, तो वे
समस्यात्मक बालक भी है, कम गति से सीखने वाले बालक है, मंदबुद्धि बालक है। तो इनमें से सभी, यानी कि इन सभी का अध्ययन, इन सभी बच्चों के व्यवहार का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। किसका? समस्यात्मक बालक, कम गति से सीखने वाले बालक और मंदबुद्धि बालक। अगला सवाल है, विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मंदबुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है? तो निम्नलिखित में से मौलिकता है जो मंदबुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है। बाकी सीखने में मंद गति, शारीरिक दोष और अमूर्त चिंतन का अभाव, ये तीनों ही मंदबुद्धि बालक में पाए जाते हैं, लेकिन मौलिकता मंदबुद्धि बालक में नहीं होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पिछड़े बच्चों की समस्याएं होती है? तो कम शैक्षणिक योग्यता, संवेगात्मक समस्या और सामाजिक समस्या, ये सभी है जो पिछड़े बच्चों की समस्याएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन विचारों का सृजन, उत्पादन व मौलिक चिंतन आवश्यक गुण है। तो ये सृजनात्मकता का आवश्यक गुण है। नेक्स्ट है, सृजनात्मक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित है। सृजनात्मकता जो है वे अपसारी चिंतन से संबंधित है। अगला सवाल है, विद्यालय में विज्ञान व कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए है। तो ये शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने हेतु है। शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने हेतु है। अगला सवाल है कि बच्चों में सृजनात्मकता विकसित नहीं की जा सकती। तो इसका आंसर होगा डी, यानी किसी जांच पड़ताल के लिए उनको हतोत्साहित करके। अगला सवाल है कि गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किससे समान अर्थ में किया है? तो सृजनात्मक से। गिलफोर्ड ने कहा कि अपसारी चिंतन है जो सृजनात्मकता के समान अर्थ होता है उसका। नेक्स्ट है, बाल अपराधियों की आयु होती है तो 18 वर्ष से कम, यानी कि 18 वर्ष से कम जो बच्चा होता है और वो अपराध करता है तो वो बाल अपराधी की श्रेणी में आता है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है तो समावेशित शिक्षा द्वारा। इसके द्वारा समावेशित शिक्षा द्वारा निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? तो अंतःवैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। अंतःवैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। सभी बच्चे भिन्न होते हैं। अगला सवाल है कि निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित उद्देश्य योजना का उद्देश्य किन विद्यालयों में निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना है? तो नियमित विद्यालयों में। किसमें? नियमित विद्यालयों में। अगला सवाल है कि सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित में किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है। नेक्स्ट है, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। तो इसका आंसर होगा भाषा व अभिव्यक्ति के आधार पर। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती है। नेक्स्ट है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी? तो इसका आंसर होगा ए, कार्यों को मूर्त रूप में समझना। अगला सवाल है कि पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि प्रतिभाशाली बालकों के लिए। किसके लिए? प्रतिभाशाली बालकों के लिए। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने लगभग सोल्व कर लिए हैं। तो एक बार आपको फिर से याद दिला दूं कि आपको जो क्वेश्चन बताना है कि आदत होती है
अर्जित होती है, जन्मजात होती है या अर्जित व जन्मजात दोनों होती है? आदत किस प्रकार की होती है, अर्जित, जन्मजात या अर्जित व जन्मजात दोनों? तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं आप, वीडियोस तो देखिए, आप वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।